सोचिए अगर अंता के उपचुनाव होते और उस उपचुनाव में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ही एक दूसरे से लड़ रही होती, नरेश मीणा जैसा कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा होता, तो क्या सीन होता? जरा कमेंट एंड में कर दीजिएगा पूरी खबर सुनने के बाद, क्योंकि मैं भी सुनना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, अगर नरेश मीणा नहीं होते तो कौन जीतता। और दूसरी बात ये भी कि नरेश मीणा खड़े होकर किसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं और किसको फायदा करने वाले हैं, या फिर दोनों को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं और सिर्फ खुद का फायदा करने वाले हैं। आज इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे बहुत याद आता है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहे, दो बार कहे। एक बार तो गाड़ी से निकलकर, ब्लैक कलर की गाड़ी थी और गेट पर से निकलते नहीं है नेताजी, वैसे निकल के बोले मीडिया वालों को कि ये नरेश क्या चाहता है, इसको पता तो है ही कि इसके खड़े होने से किसको नुकसान होगा। आप समझ जाइए, कांग्रेस को नुकसान होगा और जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हो। उसी पार्टी का नुकसान कर रहा है जिस पार्टी में खुद हुआ करता था। आइए तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि किसको फायदा और किसको नुकसान, या फिर दोनों का नुकसान। सर बताइए, आपको क्या लगता है किसका फायदा और किसका नुकसान? देखिए, इस खबर की शुरुआत में आपने नाम लिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और अशोक गहलोत उनको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उस सब बातों का। तो एक बात तो बहुत सिंपल है, श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। जिस बाइट का आप जिक्र कर रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की जिस बाइट का आप जिक्र कर रही हैं, उसी बाइट के अंदर, उसी वक्तव्य के अंदर उन्होंने एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि नरेश मीणा को धैर्य रखना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था। अगर उन्हें कांग्रेस में रहना था तो पेशेंस रखते तो उन्हें बहुत कुछ मिल जाता। सवाल उनसे ये भी पूछना चाहिए था किसी को कि आपको तो कम उम्र में ही एमपी बना दिया, कम उम्र में ही आपको मुख्यमंत्री बना दिया, तो खुद के लिए आपने क्यों नहीं चाहा कि आप धैर्य रखें और धैर्य के बाद आपको फल मिले। आप सचिन पायलट के लिए धैर्य चाहते हैं, आप धैर्य चाहते हैं नरेश मीणा के लिए, वही धैर्य खुद के लिए क्यों नहीं चाहा? वही धैर्य आपने वैभव गहलोत के लिए क्यों नहीं चाहा? ये चुनाव नहीं तो वो चुनाव नहीं तो क्यों लड़वाया उनको? पहले जोधपुर फिर जालौर सब जगह से हारे, फिर भी दूसरा चुनाव लड़वाया ना आपने। उनके लिए धैर्य क्यों नहीं चाहा? सारा धैर्य दूसरे खाएं और बाकी आप धैर्य नहीं रखते जाए। ये तो खैर उस सवाल का जवाब हुआ। लेकिन दूसरी बात ये कि नरेश मीणा किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बात कहकर डर भी तो कांग्रेस अपना जाहिर कर रही है कि नरेश मीणा अगर खड़े हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि नरेश मीणा के अलावा भी तो 10 से ज्यादा निर्दलीय खड़े हैं। सर क्या उनका कंपैरिजन ही नहीं है सर। उनका नाम और उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? यानी कि डर तो रहे हैं नरेश मीणा से, ये तो बहुत सिंपल है। अगर गाड़ी पे खड़े होकर आप केवल एक ही निर्दलीय की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको नुकसान किससे हो रहा है पता है उनको, तो मतलब आप भी तो डर रहे हैं उनसे। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रमोद जैन भाया को नरेश मीणा से डर है। ये डर बहुत सारी बातों में झलक रहा है। ये बात बहुत सिंपल है। लेकिन जो दावे हैं जीत के, वो सबके ऐसे दावे हैं कि सब कोई जीत रहा है। समझ ही नहीं आता। बड़े बड़े प्रमोद जैन भाया भी ये दावे कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं। कह रहे हैं कि क्लोजली जीतेंगे पर जीतेंगे। मोरपाल सुमन तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि मैं ही जीत रहा हूं। वसुंधरा जी ने बोल दिया। और उनका जो डंके की चोट पे बोलना है वो लाजमी भी इसलिए है क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट दुष्यंत सिंह संभाल रहे, वसुंधरा राजे पूरा अपनी सारी शक्ति झोंके हुए, बीजेपी के सारे दिग्गज मैदान में। तो कहीं ना कहीं मोरपाल सुमन को कॉन्फिडेंस आना तो बनता है। वहीं नरेश मीणा जो हुजूम, जो हनुमान बेनीवाल और जो सारी चीजें उनके साथ हुई, उस पर ये कह रहे हैं कि भाई जीत तो मेरी। उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि जीत तो उनकी। अब समझ में आने वाली बात यह है कि 2023 में जब कैंडिडेट्स भी कम थे, लोग भी कम थे और कोई तीसरी ताकत नरेश मीणा जैसी नहीं खड़ी थी, तब भी
तब भी केवल 6,000 वोटों के अंतर से ही जीत हार का फर्क हुआ। तो अब 14 तारीख को ये अंतर तो बहुत ही कम होने वाला है। आप समझिएगा कि जो 80.12% की वोटिंग हुई वो बिल्कुल सेम है उस वोटिंग परसेंटेज के जो इससे पहले भी हुई थी। हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। तो वोटिंग तो ना ज्यादा हुई है ना कम हुई, लेकिन लोग ज्यादा खड़े। अब आप समझिए कोई मुसलमान कैंडिडेट है, वो 500 वोट तो लाएगा मुसलमानों के, तो 500,000 वोट तो इधर उधर जो बाकी लोग हैं वो करेंगी। उसके बाद जो फाइट है वो 3 कैंडिडेट्स में है और हर किसी ने अपना तुर्क का इक्का चला है। जहां बीजेपी ने एक तरफ माली खड़ा किया, दूसरी तरफ आम आदमी खड़ा किया, तीसरी तरफ जो डिमांड थी किसान का बेटा तो लो किसान का बेटा, सब कुछ उस तरीके से खड़ा किया। और कहीं ना कहीं राजपूत ब्राह्मण वाले जो वोट है जो कमल के निशान पे आने वो उनके पास आने ही है। तो वही कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को खड़ा सर किया। आने, सर आपका तजुर्बा पूछ लेती हूँ सर, बहुत मन था मेरा। आप बताइए, आने ही है, आपने बोल दिया, फिक्स ही कर दिया आपने खुद ही। तो एक बात बताइए कि कई राजपूत और कई नेता, और ये खुद नरेश मीणा भी कह रहे हैं कि भैया अपने साथ राजपूत भी आ रहे हैं, अपने साथ ब्राह्मण भी आ रहे हैं, तो सच्ची है क्या सर, ये ऊपरी देखिए बात मैं है? आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। वोट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैंडिडेट पे वोट, एक होता है सिंबल पे वोट, और एक होता है प्रैक्टिकलिटी पे वोट। क्या अब बात। आप ये समझिएगा कि जो कैंडिडेट के हिसाब से वोट है वो कैंडिडेट को जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सिंबल वाले वोट है, यानी कि भाजपा, जो कमल का फूल देखकर हाथ का निशान देख के वोट हमको पता ही करेंगे, नहीं है कैंडिडेट हाँ, का नाम क्या वो है। कैंडिडेट के नाम से उनको मतलब भी नहीं है। उनके दिमाग में या तो ये है कि जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, या जो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी है, या जो पार्टी सत्ता में है, इस सारे तरीके के समीकरण जो है वो दिखते हुए उन्हें सिर्फ कमल का फूल दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर कई परिवार ऐसे होते हैं कि ये तो परिवार ही शुरू से कमल के फूल को वोट देते आए हैं, तो वो राजपूत ब्राह्मण बनियों के बहुत सारे परिवार कहीं नहीं हैं। जाते सारे हैं। नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे नहीं है, लेकिन बहुत सारे परिवार। 80% मान ले सर, आप इसको 70 से 80% के बीच में मान सकते हैं जो कहीं नहीं अब। जाता है। हाँ, अब आप इस बात को समझिएगा कि इसके अंदर वो भी हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित है। संघ के लोग जिनके दरवाजे पर आए हैं, खटखटाए हैं, उनको बताया है उनको वही वोट करना है, वो भी है। और वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, हर घर में जाते हैं, पर्सनली पूरी चीजें बताते हैं कि इसलिए आपको हमको वोट इस पार्टी को वोट देना है। तो ये उस प्रेरणा से भी आते हैं। फिर आप देखिए कि कई चीजें बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती है कि कोई पूरा परिवार ही भाजपा से जुड़ा है, संघ से जुड़ा है, तो वो उन्हीं को वोट करेगा। अब आप समझिए जिस पार्टी के कार्यकर्ता ही 10 करोड़ से ऊपर हो, तो 10 करोड़ इंटू 4 तो उनकी फैमिली हो जाती है। आप समझ रहे मेरी बात? भाजपा के एक मंडल की बैठक में 2000 से ऊपर के कार्यकर्ता है अंता में, एक मंडल के, और 3 से 4 मंडल तो मिनिमम है। तो सर वो नरेश मीणा के वीडियोस वायरल हो रहे थे, वो तो कह रहे थे कि पट्टा भाजपा का और देखिए मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी सच्चाई लगती है सर, देखिए क्योंकि सर हंसी मजाक में भी मैं डाला है आपको लोग। बहुत स्पष्ट बात बताता हूँ। एक घर में अगर 10 लोग हैं, तो क्या घर के मुखिया से 10 लोग सेटिस्फाइड होंगे ना? तो 10 लोग जब घर में घर के मुखिया से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो 2000-2500 कार्यकर्ता सब भाजपा से सेटिस्फाइड होंगे, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही। हाथ की 10 उंगलियां भी बराबर नहीं है, तो वो पॉसिबल कैसे है? तो वो जो डिसएग्रीमेंट है, डिससेटिस्फेक्शन है, वो कहीं तरफ तो जाएगा। वो फिर नरेश मीणा की तरफ चला जाता है, कांग्रेस की तरफ तो वो चला ज्यादा नहीं जाएगा, वो ज्यादा नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज होती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के भी अपने समीकरण होते हैं। आप देखिए, मेरा काम है हार्डवेयर का, मेरी दुकान है हार्डवेयर की, मैं हार्डवेयर बेचता हूँ, ठीक है, और मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ। अब जब मुझे भाजपा का काम करना है तो मुझे वो दुकान बंद करनी है या लड़के के भरोसे छोड़नी है। मेरी बात की गहराई को समझिएगा।
तो मैं काम धंधा छोड़ के भाजपा के लिए काम करूंगा। अगर मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं तो कोई तो मेरी आस होगी, कोई तो मेरी उम्मीद होगी जिस वजह से मैं कर रहा हूं। भाई मेरे 4 काम करवा देगी पार्टी, मेरे 2 काम हो जाएंगे सत्ता में, तो इसलिए सत्ता से बने रहते हैं कार्यकर्ता। अब अगर वो सत्ता से बने हुए हैं तो ज्यादा लोग सत्ता के साथ ही रहेंगे। कुछ एक जो हो सकता है नाराज हो, पर वो नाराज भी इसलिए होते हैं कि नाराज है तो चलो काम हो जाए, लेकिन एक्सट्रीम नाराज होकर छोड़ जाए ऐसे बहुत कम होते हैं। तो ये तो खैर हमने कार्यकर्ताओं की बात की। अब प्रमोद जैन भाया के अपने कार्यकर्ता बहुत लंबे चौड़े होंगे क्योंकि वो 25 सालों से सत्ता में है। अब वो जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो जिन्होंने उनकी सेवा देखी है, और भी सारे लोग हैं जिनको उन्होंने फायदा करवाया, इस सारे लोग उनके लिए काम करेंगे, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन क्या प्रमोद जैन भाया के कार्यकर्ता वसुंधरा राजे के कार्यकर्ताओं से ज्यादा हो सकते हैं? ना, नहीं हो सकते। और वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह जो सालों से विधायक और सांसद बनते आए हैं, उन्होंने पूरी ताकत और सारे कार्यकर्ता झोंक दिए अलोंग विद बीजेपी का सिंबल, तो मोरपाल के लिए वो बड़ी चीज। ये सारे समीकरण कल काम करेंगे और समझ में आएगा कि ये समीकरण जो है वो किस तरफ गए। नरेश मीणा भी लाइव पे आके कह रहे हैं कि नोट बट रहे हैं, बोतल बट रही है, तो आम बात है, आम बात है। तो मैं यही कह रहा हूं, ये उनका कहना, असल में बटना नहीं बटना, ये सारे समीकरण बहुत माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। वो कल की काउंटिंग में दिखाई देंगे कि क्या काम किए और क्या नहीं काम किए। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेश मीणा ने टक्कर तो तगड़ी दी, टक्कर दी, और ऐसी दी कि इन पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को, इनके कैंडिडेट्स को सोते जागते रहते खाते पीते उन्हीं का नाम नजर आता है, इसमें कोई दो राहे नहीं। सर एक बात बता दीजिए, अब अंतिम सवाल है मेरा आपसे, एक बात बताइए, फिर क्या ये हम बोल रहे हैं कि नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया को तो ऐसी टक्कर दे रहा है, वो चाह रहा है नरेश मीणा कि मैं जीतूं या नहीं, हार जाऊं कोई बात नहीं, पर प्रमोद जैन भाया नहीं जीतना चाहिए, सबको पता है ना। तो क्या प्रमोद जैन भाया भी मन ही मन में सोच रहे होंगे, क्या आपसे सवाल है कि मैं जीतूं या नहीं जीतूं, चाहे मोरपाल सुमन जीत जाए, भाजपा ऐसी पार्टी जो भयंकर टक्कर देती है, दुश्मनी से चलती है, वो जीत जाए कोई बात नहीं, नरेश नहीं जीतना चाहिए, आपको लगता है वो सोच रहे होंगे? देखिए, मैं राजेंद्र गुढ़ा का एक बयान सुन रहा था, ये शायद कल या परसों की बात है। उस बयान में वो कहते हैं कि शांति धारीवाल जैन है, ओम बिरला जैन है, प्रमोद जैन भाया जैन है, ये सब जैन एक दूसरे के लिए काम करते हैं और सब एक दूसरे के हक में काम करते हैं, है ना, चाहे ये किसी भी पार्टी के हो। तो कहीं ना कहीं, और इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल ऐसे आरोप लगाते आए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे में साठगांठ है। तो कहीं ना कहीं जो बाहर से हमें दिखता है कि पार्टियां अलग अलग हैं, अंदर खाने क्या चल रहा होता है वो कभी कभी तो ओपन सीक्रेट होता है, कभी कभी सर पता है आपने कितनी बड़ी बात बोल दी, समझने वाले समझ गए, मेरी बात सुनिए। तो क्या अंदर अंदर बात हो गई होगी मोरपाल जी और प्रमोद जैन भाया की पार्टी पार्टी में? देखिए, आप मेरी बात समझिए कि बहुत सारी चीजें होती है जिसे डायरेक्ट सामने नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो होती है। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे चुनावों में अगर लगातार ऐसा होता रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने जो कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा करती है वो कमजोर होता है जब उनका चुनाव होता है तब, और दुष्यंत सिंह के सामने जो कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा करती है वो कमजोर होता है, और शांति धारीवाल के सामने जो बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करती है वो कमजोर होता है। तब वैभव गहलोत के साथ तो ये नहीं हुआ जो आपने कहा। नहीं, वैभव गहलोत के साथ कहीं ना कहीं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वैभव गहलोत को कहीं उस तरह से जिताने के लिए ऊपर से साठगांठ शायद नहीं बनी। हालांकि हनुमान बेनीवाल का लाना, ये सब करना, कांग्रेस में कोशिशें तो की गई, लेकिन आप समझिए कि कोशिश होना और उस कोशिश का पूरा हो जाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब जोधपुर में वैभव गहलोत लड़े थे तो पूर्व मुख्यमंत्री ने
एक तरह से वोट झोली निकाल के मांग लिए थे, फिर भी नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी किस्मत साथ न देना, ये भी एक दिक्कत होता है। बट एक साठगांठ कहीं ना कहीं चलती, और उसमें आगे और पीछे दोनों तरह के लोगों का समर्थन होना चाहिए, तभी वो साठगांठ चलती है। तो इसमें भी ये नहीं है कि ये पूरी तरह से झूठ है, इनमें भी कुछ तो सच्चाइयां हैं। बातें चीतें तो चलती रहती हैं। हमने तो देखा है नेताजी लोग एक दूसरे से जब गले मिलते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जो वैसे ही सुनाते रहते हैं भाजपा को, सीएम भजनलाल को, एक दिन वही पहुंच जाते हैं और सीएम भजनलाल से हंस हंस के बातें करते हुए उनकी पिक्चर्स आती है। और ये खूबसूरती है राजनीति की, ये आती रहनी चाहिए। पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या लगता है कौन जीत रहे हो भाई साहब, कमेंट जरूर कीजिए। और 14 तारीख का यानी कल का इंतजार रखिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।